हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहजाद है और मैं आपका अपने YouTube चैनल SS नॉलेज पर स्वागत करता हूं। आज हम 20वीं सदी के सबसे चर्चित आध्यात्मिक शख्सियतों में से एक के जीवन और फिलॉसफी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम एक ऐसे इंसान की दुनिया में उतरेंगे जिन्हें लाखों लोग सिर्फ ओशो के नाम से जानते थे। उनकी जर्नी कॉम्प्लेक्स थी, जिसमें गहरी आध्यात्मिक इंसाइट्स भरी थीं। फिर भी यह इंटेंस पब्लिक डिबेट और कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी। उन्होंने सोसाइटी, रिलीजन और ट्रेडिशन की नींव को चुनौती दी, जिससे लोगों को उन सभी बातों पर सवाल उठाने पड़े जो उन्हें सिखाई गई थीं। उनकी कहानी सिर्फ एक गुरु के बारे में नहीं है, बल्कि एक फिनोमिनन के बारे में है जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और मॉफियर्न स्पिरिचुअलिटी पर एक अमिट छाप छोड़ी। वर्ल्ड रिनाउंड ओशो बनने से पहले उनका जन्म 1931 में भारत के एक छोटे से गांव में चंद्रमोहन जैन के रूप में हुआ था। बहुत कम उम्र से ही वह एक रेबेली और इंडिपेंडेंट स्पिरिट थे। सभी प्रकार के डॉगमा पर सवाल उठाते थे और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना नॉलेज को एक्सेप्ट करने से मना करते थे। सच्चाई की इस खोज ने उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक जर्नी पर ले जाया। वह आखिरकार फिलॉसफी के प्रोफेसर बन गए, लेकिन उनका असली कॉलिंग अपने यूनिक विजन को दुनिया के साथ शेयर करना था। उन्होंने पूरे भारत में ट्रैवल किया, टॉक्स दिए और एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस लीफ आर्ट्स को चुनौती दी, जिससे उन्हें एक पावरफुल और प्रोवोकेटिव स्पीकर के रूप में रेपुटेशन मिली। उनके करिश्मा और रेडिकल आइडियाज ने फॉलोअर्स की बढ़ती संख्या को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जो उन्हें एक इनलाइटेंड मास्टर के रूप में देखते थे। उनकी फेम तेजी से बढ़ी और उन्होंने आखिरकार पुणे, भारत में एक आश्रम बनाया, जो स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक ग्लोबल हब बन गया। दुनिया भर से हजारों लोग उनके डिस्कोर्सेस सुनने और उनकी यूनिक मेडिटेशन टेक्निक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आते थे। उन्होंने भगवान श्री रजनीश का नाम अपनाया और बाद में सिर्फ ओशो। उनकी टीचिंग्स ईस्टर्न मिस्टिसिज्म और वेस्टर्न साइकोथेरेपी का एक यूनिक ब्लेंड थी, जिसे नए इंसान के लिए डिजाइन किया गया था। कोई ऐसा जो मटेरियल वर्ल्ड और कॉन्शियसनेस की इनर वर्ल्ड दोनों को गले लगा सके। वह एक ट्रेडिशनल गुरु नहीं थे जो ब्लाइंड फेथ मांगते थे, बल्कि उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन को एनकरेज किया, जिससे उनका मैसेज एक मॉफियर्न, अक्सर स्केप्टिकल ऑडियंस के साथ रेजोनेट हुआ। 20वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में ओशो का उदय किसी और जैसा नहीं था। वह गरीबी में रहने वाले एक विनम्र तपस्वी की स्टीरियोटाइप में फिट नहीं बैठते थे। इसके बजाय उन्होंने लाइफ को उसके सभी रूपों में सेलिब्रेट किया, जिसमें वेल्थ और मटेरियल कंफर्ट भी शामिल थे, जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल पाथ्स से एक रेडिकल डिपार्चर था। उन्होंने लोगों की मेंटल बैरियर्स और कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए ह्यूमर, स्टोरीज और डायरेक्ट, अक्सर शॉकिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। उनका गोल आसान जवाब देना नहीं था, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना था जहां इंडिविजुअल अपनी इनर ट्रुथ को डिस्कवर कर सकें। इस अनकन्वेंशनल अप्रोच ने उन्हें अपने डिसिपल्स द्वारा गहराई से प्यार किया और बाहरी दुनिया द्वारा कड़ी आलोचना भी की, जिससे उन ड्रामेटिक इवेंट्स के लिए स्टेज तैयार हुआ जो बाद में सामने आएंगे। ओशो की फिलॉसफी के बिल्कुल दिल में मेडिटेशन और लव का गहरा इंपॉर्टेंस है। उन्होंने सिखाया कि मेडिटेशन एक कठोर, सीरियस प्रैक्टिस नहीं थी, बल्कि रिलैक्स्ड अवेयरनेस और वॉचफुलनेस की एक स्टेट थी। यह अपने थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशंस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करने के बारे में था, जिससे इनर साइलेंस और पीस की स्टेट मिलती थी। ओशो ने मॉर्फियन माइंड के लिए विशेष रूप से कई एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स जैसे डायनामिक मेडिटेशन डेवलप्ड की। उनका मानना था कि उड़ने के लिए लव दूसरा विंग था जिसकी जरूरत थी। उनके लिए लव सिर्फ एक इमोशन नहीं था, बल्कि एग्जिस्टेंस का बहुत एसेंस था, एक ऐसी फोर्स जो हम सभी को जोड़ती है। उन्होंने लोगों को लव और अवेयरनेस पर केंद्रित जीवन जीने के लिए एनकरेज किया, जिससे हर पल को एक सेलिब्रेशन बनाया जा सके। ओशो ट्रेडिशनल रिलीजन्स, सोशल नॉर्म्स और आउटडेटेड मोरालिटी के भी एक भयंकर क्रिटिक थे। उन्होंने तर्क दिया कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स डेड इंस्टीट्यूशंस बन गए थे, जो लोगों को डर और अपराध बोध के माध्यम से कंट्रोल करते थे, जिससे उन्हें
ट्रू स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस करने से रोका जाता था। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सभी डॉगमास और आइडियोलॉजीज को छोड़ने और अपना रास्ता खोजने के लिए एनकरेज किया। उन्होंने मैरिज के इंस्टीट्यूशन को चुनौती दी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बजाय लव और फ्रीडम पर आधारित रिलेशनशिप्स की वकालत की। फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशन की कंडीशनिंग के खिलाफ विद्रोह करने का उनका आह्वान उनके डिस्कोर्सेस में एक सेंट्रल थीम था। वह इंडिविजुअल्स को नियर बाइट की जंजीरों से मुक्त करना चाहते थे ताकि वे प्रेजेंट मोमेंट में ऑथेंटिकली और जॉयफुली जी सकें। ओशो की सबसे अनोखी और कंट्रोवर्शियल शिक्षाओं में से एक मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी पर उनका पर्सपेक्टिव था। कई ट्रेडिशनल मास्टर्स के विपरीत, जिन्होंने दुनिया के त्याग को गुरुवा दिया, ओशो ने दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से ज़ोरबाद बुद्ध की कॉन्सेप्ट बनाई, एक नया इंसान जो ज़ोरबाद ग्रीक के सांसारिक सुखों का आनंद ले सकता था और गौतम द बुद्ध की शांत कॉन्शियसनेस रख सकता था। उनका मानना था कि शरीर और मटेरियल वर्ल्ड को नकारना दमन का एक रूप था, जिससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा होती थीं। इसके बजाय उन्होंने सिखाया कि किसी को वेल्थ, लग्जरी और जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन एक डिटैच्ड मेडिटेटिव अवेयरनेस के साथ इनर स्पिरिचुअल जर्नी को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह बैलेंस्ड अप्रोच रिवॉल्यूशनरी था। ओशो ने सिखाया कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें पूरी तरह से जीने की जरूरत है, फिर भी इससे अनटच्ड रहना है। उन्होंने लोगों को अपने मटेरियल लाइफ में सक्सेसफुल और प्रॉस्परस होने के लिए एनकरेज किया, जबकि साथ ही अपनी इनर कॉन्शियसनेस को भी ग्रूते रहे। यह मैसेज विशेष रूप से वेस्टर्नर्स को अपील करता था, जो अपनी मॉर्फियन लाइफस्टाइल को छोड़े बिना स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की तलाश में थे। उनका मानना था कि गरीबी स्पिरिचुअल नहीं थी और यह कि एबंडेंस बाहरी और आंतरिक दोनों हमारा बर्थराइट था। लाइफ की टोटलिटी को गले लगाने की यह फिलॉसफी मार्केट प्लेस से लेकर मेडिटेशन कुशन तक मॉर्फियन स्पिरिचुअल थॉट में उनका सबसे पावरफुल और डिस्टिंक्टिव कंट्रीब्यूशन बनी हुई है। ओशो के जीवन का सबसे इंटेंस और कंट्रोवर्शियल चैप्टर 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब वह और उनके फॉलोअर्स यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। उन्होंने ग्रामीण ओरेगन में एक विशाल 64,000 एकड़ का खेत खरीदा और राजनीशपुरम नामक एक यूटोपियन सिटी बनाने का फैसला किया। यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट जल्दी ही लोकल रेजिडेंट्स और गवर्नमेंट के साथ एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन गया। कम्यून तेजी से बढ़ा। उनके हजारों डिसिपल्स, जिन्हें सन्यासी के नाम से जाना जाता था, ने बंजर भूमि को अपने एयरपोर्ट, फार्मिंग और पुलिस फोर्स के साथ एक फलते फूलते सेल्फ सफिशिएंट शहर में बदल दिया। हालांकि बहुत अलग लाइफस्टाइल वाले लोगों के इस अचानक इन्फ्लक्स के कारण कल्चरल क्लैश, जमीन के इस्तेमाल को लेकर लीगल बैटल्स और बाहरी दुनिया से बढ़ती दुश्मनी हुई। ओरेगन में सिचुएशन नाटकीय रूप से बढ़ गई, जिससे कम्यून के टॉप लाइफरशिप द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड गंभीर क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई। इनमें एक बायो टेरर अटैक शामिल था, जहां पास के शहर में एक लोकल इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए सलाद बार को दूषित करने के लिए साल्मोनेला का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही पॉलिटिकल असैसिनेशंस और कम्यून के भीतर व्यापक वायर टैपिंग के प्लॉट्स भी थे, जबकि ओशो खुद इन क्राइम्स को ऑर्डर करने में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। उनकी लाइफरशिप स्टाइल और उनके इनर सर्कल को दी गई पावर की कड़ी आलोचना की गई। रजनीशपुरम का सपना अंततः पैरानोया और क्रिमिनलिटी के दुःस्वप्न में ढह गया। कम्यून को भंग कर दिया गया और ओशो को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इमिग्रेशन वायलेशंस का आरोप लगाया गया और उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स से डिपोर्ट कर दिया गया। कंट्रोवर्सी का एक और बड़ा पॉइंट जिसने पब्लिक अटेंशन को कैप्चर किया, वह ओशो के 93 रोल्स रॉयस कारों का प्रसिद्ध कलेक्शन था। उनके क्रिटिक्स के लिए वेल्थ का यह एक्स्ट्रावैगेंट डिस्प्ले इस बात का सबूत था कि वह एक फ्रॉड थे, एक धोखेबाज जिन्होंने पर्सनल गेन के लिए अपने फॉलोअर्स का शोषण किया। मीडिया अक्सर इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करता था, उन्हें रोल्स रॉयस गुरु के रूप में चित्रित करता था। हालांकि उनके फॉलोअर्स इसे अलग तरह से देखते थे। उनके लिए कारें एक जानबूझकर किया गया मजाक था, एक गरीब तपस्वी आध्यात्मिक गुरु की
ट्रेडिशनल इमेज को चुनौती देने का एक तरीका। उन्होंने तर्क दिया कि यह मटेरियल पोजेशंस के प्रति दुनिया के ऑब्सेशन के खिलाफ एक स्टेटमेंट था और इस विचार का मजाक उड़ाने का एक तरीका था कि स्पिरिचुअलिटी के लिए गरीबी की आवश्यकता होती है। ओशो ने खुद दावा किया कि उन्हें कारों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वे उनके डिसिपल्स से सिर्फ गिफ्ट थे। कारों और ऑरेगन कम्यून से परे ओशो को कई लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ा और उन्हें कई देशों में एंट्री करने से रोक दिया गया। उनकी शिक्षाएं, जिन्होंने पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लाइफर्स की खुले तौर पर आलोचना की, उन्हें हर जगह एस्टैब्लिशमेंट के लिए खतरा बना दिया जहां वह गए। सेक्सुअलिटी पर उनकी फ्रैंक डिस्कशंस ने उन्हें प्रेस में सेक्स गुरु का टाइटल हटाया, एक लेबल जिसने इस विषय पर उनकी कॉम्प्लेक्स शिक्षाओं को ओवर सिंप्लीफाई किया लेकिन महत्वपूर्ण पब्लिक आउटरेज पैदा किया। इन कंट्रोवर्सीज ने पब्लिक ओपिनियन में एक गहरा डिवाइड पैदा किया। उनके विरोधियों के लिए वह एक खतरनाक कल्ट लीडर थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स के लिए वह एक गलत समझा गया इनलाइटेंड मास्टर थे, जिन्हें एक गहरी कंडीशन सोसाइटी के पाखंडों को चुनौती देने के लिए सताया गया था। कंट्रोवर्सीज के बावजूद ओशो की विरासत शक्तिशाली बनी हुई है और 1990 में उनकी मृत्यु के बाद भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। उनकी शिक्षाओं को 600 से अधिक किताबों में संकलित किया गया है, जिनका दर्जनों भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिससे वह इतिहास में सबसे अधिक प्रकाशित लेखकों में से एक बन गए हैं। पुणे, भारत में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट हर साल हजारों विजिटर्स को अट्रैक्ट करता रहता है, जो उनकी मेडिटेशन टेक्निक्स का अभ्यास करने और उनके विजन में डूबने आते हैं। उनका इम्पैक्ट विभिन्न मॉर्फियन, वेलनेस और माइंडफुलनेस मूवमेंट्स में देखा जा सकता है, जिनमें से कई ने उन आइडियाज और मेथड्स को शामिल किया है जिन्हें उन्होंने सबसे पहले पॉपुलर किया था, जैसे कि मॉर्फियन पर्सन के लिए कैथारसिस और एक्टिव मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस। आज ओशो के दो बहुत अलग विचार हैं। उनके समर्थक उन्हें एक सच्चे विजनरी, एक इनलाइटेंड मास्टर के रूप में देखते हैं, जिन्होंने मानवता को मॉर्फियन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए उपकरण प्रदान किए। उनका मानना है कि उनके रेडिकल मेथड्स लोगों को उनकी साइकोलॉजिकल नींद से जगाने के लिए आवश्यक थे, और यह कि कंट्रोवर्सीज बड़े पैमाने पर मीडिया सनसनीखेज और दुनिया की एक ऐसे व्यक्ति को समझने में असमर्थता का परिणाम थी। उनके लिए ओशो का लव, मेडिटेशन और सेलिब्रेशन का मैसेज आज पहले से कहीं अधिक रेलेवेंट है। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आंतरिक परिवर्तन पर उनके जोर को मानवता के लिए एक कालातीत उपहार के रूप में इंगित करते हैं। दूसरी ओर क्रिटिक्स ओशो को एक कैरिज्माई लेकिन मैनिपुलेटिव कल्ट लीडर के रूप में देखते हैं, जिन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। वे राजनीशपुरम में क्रिमिनल एक्टिविटीज, उनकी भव्य लाइफस्टाइल और अपने डिसिपल्स पर उनके अत्यधिक इंपैक्ट को उनके भ्रष्ट इंपैक्ट के सबूत के रूप में इंगित करते हैं। ये क्रिटिक्स तर्क करते हैं कि उन्होंने निर्भरता का माहौल बनाया और यह कि उनकी फिलॉसफी हालांकि अपीलिंग थी, अंततः भोगवाद और नैतिक जिम्मेदारी की उपेक्षा का औचित्य थी। उनका मानना है कि ओशो की कहानी एक चेतावनीपूर्ण कहानी के रूप में काम करती है कि एक ही शक्तिशाली लीडर को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को सौंपने के खतरों के बारे में, चाहे वे कितने भी इनलाइटेंड क्यों न लगे। आखिरकार ओशो एक कॉम्प्लेक्स और पोलराइजिंग फिगर बने हुए हैं। उन्हें आसानी से या तो संत या पापी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें स्पिरिचुअलिटी, अथॉरिटी और एक वास्तव में फुलफिलिंग लाइफ के अर्थ के बारे में अपनी मान्यताओं का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं। चाहे आप उन्हें एक गहरे रहस्यवादी या एक कंट्रोवर्शियल गुरु के रूप में देखें, मॉर्फियन स्पिरिचुअलिटी पर उनका इंपैक्ट निर्विवाद है। उन्होंने दुनिया को, जीवन को एक नए तरीके से देखने के लिए चुनौती दी और उनके प्रश्न हर जगह सीकर्स के हार्टों और दिमागों में गूंजते रहते हैं। मैं आपको उनके काम को खुद एक्सप्लोर करने और अपनी राय बनाने के लिए एनकरेज करता हूं। आप ओशो की शिक्षाओं के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार और पर्सपेक्टिव शेयर करें।